हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री। हमने ये 6 तरह के बाउंड्रीज हमने हमारे पिछले वीडियोस में देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं। पहला जो होता है वो 2 प्लेट्स के बीच में होता है। ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, और यहाँ पे ये वाला प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाला प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इनके बीच में जो बाउंड्री बनती है उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेट एक दूसरे की तरफ भी मूव नहीं कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए इस बाउंड्री को ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहा जाता है। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों प्लेट पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। हो सकता है कि ये दोनों प्लेट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, बस दोनों की स्पीड अलग हो। अगर इसकी स्पीड 6 सेंटीमीटर पर ईयर हुई और इसकी स्पीड 12 सेंटीमीटर पर ईयर हुई, तो भी इस स्पीड डिफरेंस के कारण भी यहाँ पे बीच में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन जाएगा। यहाँ पे भी दोनों प्लेट एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्पीड अलग है तो उसके कारण भी एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन जाती है इन दोनों के बीच में, या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बन जाता है इन दोनों के बीच में। और एक दूसरे टाइप का ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है जो हमें मिड ओशनिक रीजस पे देखने को मिलता है। तो हम ये दोनों काफी डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे दोनों तरह के ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज दिखाए गए हैं। ये हमारा मिड ओशनिक रीज है, यहाँ पे आपका कन्वेक्शन करंट जो मैग्मा का होता है सरफेस पे आता है। लेकिन हम कई जगह देखते हैं कि जो मिड ओशनिक रीज होता है ये थोड़ा सा ऑफसेट हो जाता है कुछ देर पे। देखिए ये यहाँ तक गया और उसके बाद ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है, बीच में एक गैप आ जाता है, एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हो जाता है। तो इस शिफ्ट पे क्या होगा कि यहाँ पे मिड ओशनिक रिज है तो ये लिथोस्फीयर तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ पे ये मिड ओशनिक रिज है तो यहाँ पे ये लिथोस्फीयर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो क्योंकि ये इनहेरेंट डायरेक्शन है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिल रही है। दूसरी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी हमने देखा, ये प्लेट है, ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। और हमने ये भी देखा था कि अगर ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और दोनों की स्पीड, अगर इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, एंड s1 इज नॉट इक्वल टू s2, जो मैथ्स में लिखते हैं, मतलब अगर एक की स्पीड दूसरे से ज्यादा है तो भी आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिलेगी। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है जहां पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री 2 प्लेट्स के बीच में, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। इस पूरे को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर कहा जाता है इस पूरे को। लिथोस्फीयर में क्या क्या होता है, लिथोस्फीयर में हमारा क्रस्ट आ जाता है। तो ये जो ऊपर का एरिया है ये हमारा क्रस्ट है, और ये जो एरिया है इतना बड़ा, ये है हमारा अपर सॉलिड मेंटल। और यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे हमारा एस्थेनोस्फीयर है। और एस्थेनोस्फीयर जो हमारा होता है वो होता है प्लास्टिक स्टेट में। प्लास्टिक स्टेट में होने के कारण ये जो लिथोस्फीयर है वो इसके ऊपर स्लाइड हो सकता है, इसके ऊपर मूव हो सकता है। तो इसीलिए इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारा जो ये लिथोस्फीयर है वो ग्लाइड करता है या स्लाइड करता है। तो अगर लिथोस्फीयरिक प्लेट, अगर एक लिथोस्फीयरिक प्लेट डायरेक्शन ये है और दूसरे की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे बीच में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे डायरेक्शन पैरेलल मूवमेंट हो रही है, कोई भी किसी के अंडर सबडक्ट नहीं हो रहा है। हमने कन्वर्जेंट में क्या देखा था कि एक प्लेट दूसरे के अंदर सबडक्ट हो जाता है, और डाइवर्जेंट में देखा था कि दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग मूव होता है और वहां पे वॉल्केनिज्म होता है, वहां पे मैग्मा ऊपर आता है। लेकिन यहाँ पे दोनों प्लेट पैरेलल मूव हो रहे हैं, ना कोई प्लेट टकरा रहा है ना कोई सबडक्ट हो रहा है। यहाँ पे बस दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगी। यहाँ पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स देखने को मिलेगा जिसके कारण अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ना यहाँ पे नया लिथोस्फीयर बनता है, ना यहाँ पे लिथोस्फीयर डिस्ट्रॉय होता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन नहीं हो रहा तो कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, और क्योंकि यहाँ पे मैग्मा ऊपर नहीं आ रहा तो नया क्रस्ट भी नहीं बन रहा। अगर हम ये मैप देखें डिफरेंट बाउंड्रीज का, यहाँ पे जो वॉयलेट कलर है, ये जो कलर है ये आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी जगह पे आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिलेगा 2 प्लेट्स के बीच में। यहाँ पे आपको दिख रहा है इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये हमारे इंडियन प्लेट में भी आपको देखने को मिलेगा। इधर भी है यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्यों होती है, तो अगर हम बहुत सिंपल से समझें तो ये हमारा इंडियन प्लेट है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की साइड मूव हो रहा है। ये हमारा यूरेशियन प्लेट है पूरा, इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं लेकिन पूरा का पूरा ये यूरेशियन प्लेट है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट बाउंड्री देखने को मिल रही है। लेकिन ये हमारा अरेबियन प्लेट है, ये वाला, ये समझ लीजिएगा अगर ये स्टेटिक है और हमारा ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी ये जो बाउंड्री है यहाँ पे भी ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव करेगा।
यहाँ पे अगर ये प्लेट स्टैटिक है या इसकी वेलोसिटी भी अलग है तो भी क्योंकि हमारा प्लेट पैरेलल मूव कर रहा है इस एच के, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बन जा रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये आपका यूरेशियन प्लेट है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री है तो ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे भी ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्योंकि ये भी मिड अटलांटिक मिड ओशनिक रिज है अटलांटिक के बीच में, और यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है तो ये मूव कर रहा है इस साइड। अब ये दोनों प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिल रहा है। एक और बहुत फेमस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो यहाँ पे देखा जाता है कैलिफोर्निया रीजन में यूएस के, और इसको कहते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट। ये सबसे फेमस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के कारण बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। ये फॉल्ट हमें पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया रीजन में। तो यूएस का कैलिफोर्निया रीजन है वहां पे हमें देखने को मिलता है ये, और इधर ये पैसिफिक प्लेट इस तरह मूव कर रहा है और आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस साइड मूव कर रहा है, और दोनों में काफी फ्रिक्शन देखा जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसके कारण भूकंप आते रहते हैं। अब इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण क्या होता है, मतलब कौन से फीचर्स बनते हैं? तो इसके कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो रिवर्स होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, कोई भी ऐसे लीनियर कोई भी फीचर है, चाहे वो माउंटेन रेंज हो या रिवर्स हो, तो एक दूसरे से ऑफसेट हो जाते हैं। तो ये हमारा एक प्लेट है, प्लेट नंबर 1, और ये प्लेट नंबर 2 है, और बीच में ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। यहाँ पे ये वाली प्लेट इस साइड मूव हो रही है, ये वाली प्लेट इस साइड मूव हो रही है। तो देखिए ये पूरा एक रिवर था, ये दोनों कनेक्टेड थे, ये पूरा एक ही रिवर का पार्ट था, पानी यहाँ से आता था और फिर जाता था। लेकिन क्योंकि इस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के कारण क्या हुआ, ये वाला प्लेट इस डायरेक्शन में मूव हुआ और ये इधर मूव हुआ, तो दोनों जो रिवर का जो पाथ है वो ऑफसेट हो गया। यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑफसेट हो गया। ये दोनों एक्चुअली एक ही जगह पे थे लेकिन ये ऑफसेट हो गया है, इसको रिवर ऑफसेट कहते हैं। इसी के अगर यहाँ पे माउंटेन रेंज होता, सपोज यहाँ पे कोई माउंटेन रेंज होता है ऐसे, तो वो भी ऑफसेट हो जाता। तो इस ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे क्या होता है कि जो फीचर्स होते हैं वो ऑफसेट हो जाते हैं, वो दोनों पार्ट्स में है वो उसके बीच में गैप आ जाता है। यहाँ पे भी आज देख सकते हैं कि ये एक नदी है जो आज के टाइम में इस तरह मूव हो रही है, लेकिन पास्ट में ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे बीच में ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है इधर, तो इसी कारण ऑफसेट हो गई और इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप की ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो कि मिड ओशनिक रिज के पास देखी जाती है, और मिड ओशनिक रिज हमने पहले भी देखा है कि ओशंस के बीच में होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि ओशंस के बीचों बीच ऐसे माउंटेन रेंजेस होती हैं। और ये माउंटेन रेंज कैसी होती है, अगर हम इसको बहुत क्लोजली देखें तो इस तरह से होता है, दोनों साइड माउंटेन्स होते हैं, ये रिज जैसे होते हैं, बहुत ही थिन इसकी जो विड्थ होती है टॉप पे, और बीच में एक वैली होती है। तो इस स्ट्रक्चर को मिड ओशनिक रिज कहा जाता है। और अगर हम बहुत क्लोजली देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मिड ओशनिक रिज, आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली मिड ओशनिक रिज है, और इसके साथ इसके परपेंडिकुलर आपको ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो है ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी देखिए ये भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, ये भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। और आपको देखने को मिलेगा कि सारे ये जो मिड ओशनिक रीजन का आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है, हर थोड़ी दूर पे आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये मिड ओशनिक रीजन और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इमेज लाइट है, ये आपका मिड ओशनिक रीजन है जो सीधा जा रहा है, और यहाँ पे आपको हर थोड़ी दूर पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को ब्लू कलर से दिखाएं तो आप देख सकते हो कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और हर थोड़ी दूर के बाद हमें एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे अभी नेक्स्ट में। तो ये देखिए फिर से यहाँ पे हमने दिखाया काफी डिटेल में, ये देखिए ये जो आपका है ये आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, ये भी आपका इधर ये दिख रहा है ये भी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये भी एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हमें मिड ओशनिक रीजन पे काफी सारे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखने को मिलते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारी जो मिड ओशनिक रीजन है ये बनती इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैग्मा ऊपर आता है, लेकिन हमने अभी तक जो फिगर्स देखे हैं उसमें हमने अर्थ को फ्लैट देखा है, और हमारा जो अर्थ है वो स्पेरिकल है। उस स्पेरिकल नेचर के कारण क्या होता है कि कन्वेक्शन करंट जो आता है वो एक जगह ऐसे लाइन में ऊपर नहीं आता, थोड़ा शिफ्ट होता है, कहीं पे इधर कहीं पे उधर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्मा का कन्वेक्शन से यहाँ पे ऊपर आ रहा है, बीच में हो गया ऑफसेट। अब ये जो लिथोस्फीयर बनेगा वो तो मूव होगा इस साइड, और ये जो लिथोस्फीयर बनेगा वो मूव होगा इस साइड।
यहाँ पे भी जो लिथोस्फीयर है वो भी इस साइड मूव होगा और ये भी इस साइड मूव होगा। ये जो बाउंड्री होगी इसकी और इसकी और इसकी, वहां पे आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो उसी चीज को हम जरा डेप्थ में यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारा कन्वेक्शन करंट है, ये मैग्मा का कन्वेक्शन सेल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ ऊपर आ रहा है, फिर ये ऐसे मूव होता है और फिर यहाँ पे जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये नीचे चला जाता है। मतलब कि ये सर्कल पूरा चलता रहता है, हीट होता है, ऊपर आता है और फिर नीचे जाता है। लेकिन इसका कारण क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंट फोर्स लग रहा है हमारे क्रस्ट के ऊपर, हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर। और थोड़ी देर में क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे एक रिफ्टिंग फोर्स के कारण ये मैग्मा ऊपर आने लगेगा। लेकिन ये सब जगह एक साथ एक ही जगह पे ऊपर नहीं आएगा, मतलब एक लाइन में ऊपर आता हुआ आपको नहीं दिखा कि सब जगह ये ऐसे ही सीधे सीधे आ रहा है। कहीं पे इधर आया है, यहाँ पे इधर आया है, यहाँ पे हो सकता है इधर आया या फिर वापस इधर आए। थोड़ा ऑफसेट होता है। ऑफसेट क्यों होता है? क्योंकि हमारा अर्थ स्पेरिकल है। याद रखिए, ये आप जो देख रहे हो ये आप प्लेन देख रहे हो, आप फ्लैट देख रहे हो, लेकिन जो एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है पूरा स्पेरिकल नेचर के कारण थोड़ा सा ऑफसेट होता है। तो अब ये जो हमारा यहाँ पे लिथोस्फीयर बन रहे हैं, तो देखिए ये लिथोस्फीयर तो इस साइड मूव हो रहा है क्योंकि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, और ये लिथोस्फीयर इधर मूव हो रहा है, ये लिथोस्फीयर इधर मूव हो रहा है, और ये लिथोस्फीयर इधर मूव हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये इधर मूव हो रहा था, ये जो बाउंड्री है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे क्या होगा, एक साइड तो इधर मूव हो रहा है और दूसरे साइड लिथोस्फीयर जो है वो इधर मूव हो रहा है। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर इस बाउंड्री पे आया तो ये वाला पार्ट इधर मूव हो रहा है, ये वाला पार्ट इधर मूव हो रहा है, फिर से बाउंड्री के ऊपर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मिड ओशनिक रिज पे क्या होता है, क्योंकि मैग्मा का जो कन्वेक्शन सेल है वो थोड़ा थोड़ा ऑफसेट होता है, तो मैग्मा सरफेस पे अलग अलग जगह पे आता है। इसीलिए देखिए बाउंड्री पे क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेट्स अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। यहाँ की बाउंड्री पे भी देखेंगे ये दोनों प्लेट्स अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दोनों एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी वेलोसिटी अलग होगी तो वहां पे भी आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे भी आप देखेंगे भले ये दोनों प्लेट एक डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीड अलग होगी, स्पीड अलग है यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिलेगा इन सब जगहों पे। इसीलिए मिड ओशनिक रिज पे यहाँ पे जैसे मैग्मा यहाँ पे ऊपर आया कन्वेक्शन सेल पे और यहाँ पे इधर आया, तो ये लिथोस्फीयर इधर मूव हो रहा है, ये लिथोस्फीयर इधर मूव हो रहा है, बीच में आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं वॉल्केनिज्म और ट्रांसफॉर्म में बाउंड्री का क्या लेना देना, मतलब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे वॉल्केनिज्म का क्या रहता है। यहाँ पे हम जानते हैं मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज पे मैग्मा सरफेस पे आता है और यहाँ पे वॉल्केनिज्म होती है, लेकिन ये वॉल्केनिज्म मेनली फिशर टाइप वॉल्केनिज्म होती है और ये पानी के अंदर ही रहती है जनरली। तो ये बेसिकली डाइवर्जेंट प्लेट के कारण होता है, ना कि हमारे ट्रांसफॉर्म प्लेट के कारण। तो ये जो वॉल्केनिज्म होती है मिड ओशनिक रिज पे, उसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री को एसोसिएट करते हैं, ना कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण। अब अगर हम ये प्लेट के बीच का ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करें और कोई वॉल्केनिज्म नहीं हो रहा, वॉल्केनो ऊपर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सबडक्शन भी नहीं हो रहा, कन्वेक्शन सेल भी ऊपर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो जनरली ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। अगर हम ये देखेंगे जो वॉलेट लाइन से हमारे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हैं और फिर हम वॉल्केनिक एरियाज देखें, तो आपको जनरली देखने को मिलेगा कि इन सब जगहों पे जहां जहां पे भी आपको ये फॉल्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां पे भी आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखने को मिल रही है, वहां पे आपको वॉल्केनिज्म नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिज्म जनरली नहीं होता है। और वही हम अर्थक्वेक देखें तो हम जानते हैं कि जहां पे भी ये डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है या मिड ओशनिक रिज होता है, तो मिड ओशनिक रिज जनरली कैसा होता है, इस तरह से होता है। ये आपका लिथोस्फीयर जो है ये यहाँ पे थिन हो जाता है। अगर हम समझे इस तरह से, तो ये लिथोस्फीयर मिड ओशनिक रिज का थिन हो जाता है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक जो आते हैं सेलो आते हैं, ये हमारा मिड ओशनिक रिज है, यानी कि डाइवर्जेंट बाउंड्री है। और हम जानते हैं कि एस्टेनोस्फीयर में भूकंप नहीं आ सकता। एस्टेनोस्फीयर में क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एस्टेनोस्फीयर जो है वो प्लास्टिक स्टेट में, वहां पे कोई रिजिडिटी ही नहीं है, तो वहां पे ना कोलिजन होगा दो रीजन का, ना स्ट्रेस जनरेट होगा, ना एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए एस्टेनोस्फीयर में एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती, अर्थक्वेक नहीं आ सकता। तो यहां पे मिड ओशनिक रिज पे तो काफी कम डेप्थ होती है लिथोस्फीयर की, इसीलिए मिड ओशनिक रिज यानी डाइवर्जेंट प्लेट पे शैलो अर्थक्वेक्स आते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे क्या होता है कि लिथोस्फीयर की विड्थ जो होती है वो नॉर्मल होती है, मतलब ना थिन होती है ना बहुत ज्यादा थिक होती है। याद रखें कन्वर्जेंट बाउंड्री पे क्या होता है कि जब सबडक्टिंग प्लेट होता है तो उसके कारण थिकनेस बहुत बढ़ जाती है, बट यहाँ पे क्या होता है
यहाँ पे थिकनेस नॉर्मल है, तो यहाँ पे हमें जनरली 300 किलोमीटर से कम के भूकंप देखने को मिलते हैं। 300 किलोमीटर डेप्थ से कम पे पैदा होने वाले भूकंप देखने को मिलते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। जब वो 70 किलोमीटर से कम होगा, लेस देन 70 किलोमीटर डेप्थ पे होगा, तो उसे कहते हैं सैलो। तो इन बाउंड्रीज पे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे हमें सैलो और इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप जो ये ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं, ये है सैलो अर्थक्वेक्स। आप देखेंगे कि जहां पे भी हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, वहां पे या तो सैलो अर्थक्वेक्स हैं, या फिर आपको ये येलो डॉट्स दिखेंगे थोड़े से, तो ये जो है ये इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स हैं। तो हमारे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे सैलो या फिर इंटरमीडिएट अर्थक्वेक्स होता है। सैलो मतलब लेस देन 70 किलोमीटर, डेप्थ याद रखिए डेप्थ है, और इंटरमीडिएट मतलब लेस देन 300 किलोमीटर। तो सैलो इज लेस देन 70 किलोमीटर, वाइल इंटरमीडिएट लेस देन 300 किलोमीटर। और यहाँ पे हमें कौन से लैंडस्केप फीचर देखने को मिलते हैं? जनरली फीचर्स आर ऑफसेट। तो कोई भी फीचर होगा, चाहे माउंटेन रेंज होगा तो ऑफसेट हो जाएगा, रिवर जो है वो ऑफसेट हो जाएगा, मिड ओशनिक रीज है वो ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्केनिज्म हमें नहीं देखने को मिलती है। अगर वॉल्केनिज्म हो भी रही है, उसका कारण कुछ और होता है। तो इसके साथ हम हमारा ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का वीडियो कंक्लूड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। थैंक यू।